रुपया ले करके वोट दे रहे हैं, तो जब आवाज़ देगा तो आपसे भी वसूलेगा। क्योंकि अगर 10-20 लाख रुपया कोई प्रधान खर्चा कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप ही से वसूलेगा। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम जब भी वोट दें, पैसे पर ना दें, अपने विवेक पर दें, जो भी सही हो उस पर हम अगर वोट देना जिस दिन शुरू करेंगे तो मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम खुद ही जब 500 रुपया ले करके दे रहे हैं तो आपको मुझे मालूम है 35,000 रुपये लोग लेते हैं, बहुत 100% नहीं, बहुत लोग लेते हैं। तो लेते हैं तो उसका कारण भी है कि हमने 500 रुपया लिया है प्रधानी में वोट देते वक्त, तो वो वसूल कर रहे हैं ब्याज के साथ आपसे। इसके लिए तो जनता है, मैं तो कहूँगा कि जब तक हम खुद नहीं ईमानदार होंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़। मैं हूं आपके साथ मनसाराम चौहान और आज हमारी मौजूदगी है जनपद लखीमपुर खीरी के विधानसभा 137 पलिया में। हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और पलिया से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं गजेंद्र सिंह जी, और हम इनसे बातचीत करेंगे पलिया विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। बाढ़ से समस्याओं से कैसे निपटा जाए और जो है गांव में फैले भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया जाए, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और तो आइए हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं भैया जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और हमें बोलने का मौका दिए। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। यहाँ पलिया में भीरा के पास जगदेवपुर है, वहाँ पे हमारा रिसॉर्ट भी है और यहीं पे हमारा निवास भी है। और मेरा नाम गजेंद्र सिंह, मैं वैसे रहने वाला पूर्वांचल बलिया का रहने वाला हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र में रहा, कार्यकर्ता सक्रिय। उसका 2 बार मैं प्रदेश कार्य समिति भारतीय युवा मोर्चा में रहा। 2014 से मैं यहाँ पे, चूँकि हमारी पूर्वांचल की 1 लाख से ऊपर वोटर हैं, तो उसी को देख करके मैं यहाँ पे राजनीति अपनी शुरू किया था 2014 में। 2017 में से ही मैं टिकट की दावेदारी भी थी, लेकिन उसमें परिस्थितियाँ कुछ और थी। पार्टी उस समय मौजूदा विधायक जो बसपा के थे हमारे, उनको दिया गया। तब से मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता और समाजसेवी के रूप में पलिया विधानसभा में हमेशा बना हुआ हूँ। आने वाले दिनों में अगर पार्टी उस सक्षम मुझे समझती है, मौका देगी, तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। पलिया विधानसभा में अगर आप भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप भाजपा के सबसे मजबूत दावेदार पलिया विधानसभा से हो सकते हैं? आपकी क्या मजबूतियाँ? मैं 17 में भी था, और चूँकि विद्यार्थी परिषद से हूँ मैं, और जब से होश संभाला तब से इसी विचारधारा भाजपा के ही और संघ के विचारधारा में मैं रहा हूँ। तो जाहिर सी बात, मुझे भरोसा है कि इस बार पार्टी मुझे मौका देगी। पलिया विधानसभा में आप सबसे प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी देखते हैं, और यदि आपको पार्टी मौका देती है तो उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर करेंगे? यहाँ पे तो सबसे बड़ी समस्या जो है, ऊपर में योगी जी की सरकार है, उससे ऊपर मोदी जी की सरकार है, और काफ़ी कड़े कानून भी बने, काफ़ी पारदर्शिता भी है। योगी जी को कोई उंगली नहीं उठा सकता, ईमानदार नहीं है। लेकिन बेसिक जो भौगोलिक समस्या है निचले स्तर पे, मैं चूँकि सरकार में हूँ, मैं ये सब नहीं कहना चाहिए। उसके बाद में चूँकि मैं बेबाक बोलता हूँ, जो सही है वही बात रखूँगा। हकीकत है कि निचले स्तर पे, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे बीट का सिपाही हो, ये एकदम बेलगाम हो चुके हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं अब क्या बोला जाए, लेकिन है ये समस्या सबसे जो विकट समस्या है, और ये समस्या ही अगर नहीं सुधरी तो काफ़ी अच्छा नहीं होगा। पलिया विधानसभा एक बाढ़ से बहुत ही ग्रसित क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो है अभी पिछले वर्ष जो है फंड भी जारी किया गया था ड्रेजिंग चैनलाइजेशन के लिए, और कार्य भी हो रहा था। किस कारण बस ये कार्य सफल नहीं हो पाया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले बार जो 23 करोड़ रुपये या 22 करोड़ कुछ रिलीज हुए थे शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और सिल सफाई भी हुआ। लेकिन मेरा अपना मानना है, चूँकि मैं एक व्यवसायिक रूप से भी हूँ, और 30-32 साल हो गए ठेकेदारी करते हुए, रेलवे से लेकर PWD काफ़ी हर जगह मेरा रहा। मेरा खुद का एक अनुभव है कि ये जो चीज़ें पिछले बार हुई वो सफल नहीं होंगी। आने वाले दिनों में भी अगर इस तरह की सिल सफाई केवल की गई, उसके लिए विधिवत कहीं ना कहीं
ऊपरी स्तर पे हमारे विधायक जी को प्रयास करना चाहिए, कमेटी बना करके आईआईटी रुड़की हुआ, आईआईटी कानपुर हुआ, एक टीम बना करके उसका पूरा लेआउट बनाया जाए जहाँ से पानी नेपाल से आता है। और जब तक पूरा डाइवर्जन एक सिस्टमेटिक नहीं उसका प्रोग्राम बनकर एक धन एलाट करके मुक्त नहीं करके काम नहीं कराया जाए, तब आने वाले 10-20-50 साल तक ये समस्या बनी रहेगी। वो छोटे मोटे से इसका कोई कल्याण नहीं होना है, ये बाढ़ का समस्या हमेशा बनी रहेगी। जो 2022 के चुनाव से पहले जो है सरकार के द्वारा बहुत ही बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम किसानों का गन्ना भुगतान जो है 15 दिन के अंदर करवाएंगे, और ये भी कामयाब जो है वो मुद्दा उनका सफल नहीं हुआ। तो इस किसानों के जो है गन्ने को भुगतान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? गन्ना भुगतान जो सरकारी चीनी मिलें हैं, यहाँ तक मुझे मालूम है भुगतान सुचारू रूप से चल रहा है। और इस ज़िले में 3-4 जगह बजाज शुगर मिल है। जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ कि केवल बजाज शुगर मिल ही भुगतान करने में लेट करता है, और वो बेलगाम शुरू से है, चाहे बसपा सरकार रही, चाहे सपा सरकार रही, चाहे आज के डेट में भाजपा सरकार है। अब मुद्दा ये आता है कि सरकार अगर उस स्थिति में नहीं है कि बंद भी करा दे मिल, क्योंकि मिल बंद हो जाएगा तो गन्ना जाएगा कहाँ? वैकल्पिक या तो पलिया एरिया में कोई दूसरी गन्ना फैक्ट्री बैठे, चाहे प्राइवेट बैठे चाहे गवर्नमेंट बैठे। ये बहुत इतना आसान भी नहीं है। कहनी राजनीति में कुछ भी बोल देना अलग चीज़ होती है, लेकिन सबसे बड़ा मूल कारण जो है बजाज शुगर मिल, गोला में भी वही पोजीशन है, यहाँ का भी वही पोजीशन है, और ये किसी की नहीं सुनते हैं। अब उसमें सरकार भी कहीं ना कहीं मजबूर है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क को लेकर पुलिया और बहुत से ऐसे स्कूल भी बंद पड़े हैं जिनको सरकार के द्वारा या किसी जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी थोड़ी सी बारिश हुई और स्कूल जो है जलमग्न हो गए हैं। तो क्या निचले स्तर पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको देखभाल इसकी किस रूप से करनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बाढ़ की समस्या हो, सड़क का हो, स्कूल का कोई भी, मैं आपको फिर से बता दूं कि सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। एक कार्य योजना बनाई जाती है। माननीय जो भी प्रतिनिधि हमारे होते हैं उस विधानसभा के या लोकसभा में जो भी होते हैं, वो अपने कार्य योजना सरकार को भेजते हैं और कार्य योजनाएँ पास होती है। पिछले दिनों में देखा पलिया सबसे नीचे रहा, 37 योजना कार्य योजनाएँ केवल भेजी गई थी, इसमें 32 सेक्शन हुए थे। वहीं और विधानसभा के विधायक हमारे पार्टी के हैं, कोई 400 कुछ भेजा, कोई 150 भेजा, कोई 200 भेजा। लेकिन अब जब हम कार्य योजना ही नहीं भेजेंगे तो शासन कहाँ से धन मुक्त होगा? जब तक हम लिख के नहीं देंगे कि हमारी क्या क्या समस्या है। जुबानी कहने से कुछ नहीं होना है। जब तक ऑन पेपर आप किसी चीज़ का हम डिमांड नहीं करेंगे तो वहाँ से धन मुक्त न पास होगा। वो सबसे बड़ा जो खामियाजा है जो मुझे लगता है प्रैक्टिकल रूप से, जो कि कार्य योजना ही बना के अगर नहीं हम भेजेंगे कि कौन सी सड़क कहाँ टूटी है, ये बनाना है, यहाँ पर ये व्यवस्था, तो सारे का एक ही इलाज है, कार्य योजना बनाया जाए। और अभी समय है, मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी सड़कें हैं एक कार्य योजना बना करके और उसको हम शासन भेज। तो शासन, मैं देख रहा था पूरा दैनिक जागरण के अखबार में निकला था 8 विधायकों का, उसमें कार्य योजना पर डिटेल डाटा दिया हुआ था, कितना धन मुक्त हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना कार्य योजना गई, कितनी सेंक्शन हुई, सारी चीज़ें। जो है सरकारी स्कूलों में हर वर्ष सौंदर्यीकरण का और मिट्टी पटाई का फंड भी आता है। तो ये जो है फंड आने के बावजूद भी थोड़ी सी बारिश में स्कूल जलमग्न हो रहे हैं, तो इस पर क्या पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है? नहीं, देखिए मिट्टी वर्ग तो भरा जाता होगा, मैंने कि जल निकासी की व्यवस्था हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, क्या यहाँ पलिया की बात नहीं कर रहे, मैं हर जगह, मैं शहरों की बात कर रहा। आदमी घर बना लेता है तो नाली भी पाट देता है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी आपकी है, यहाँ की जनता की है। प्लास्टिक है, क्यों हम नाली में फेंक रहे हैं, डस्टबिन में फेंकें। आज के डेट में हम खुद इसके जिम्मेदार हैं जो जलमग्न हो रहे हैं। नालियाँ होने की बात, मैं बाढ़ की नहीं बात कर रहा हूँ, मोहल्ले गलियाँ या जो भी पानी लग रही है, कोई सरकार क्या कर लेगी जब तक हम नहीं सुधरेंगे? भाई कूड़ा करकट उसमें डालेंगे तो जाम होगी। इतनी जनसंख्या हमारे देश में है और इतनी कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक हम नहीं सुधरेंगे। इसकी जिम्मेदार तो हम खुद के हैं, उस पर मैं सरकार के दोषी नहीं मानता हूँ। विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाता है कि भाजपा सरकार से भी कई गाँव की सड़कें बदहाल हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष कड़ी टक्कर दे सकता है? विपक्ष दे, लेकिन हमारी ऐसा नहीं है। विकास हर जगह हुआ है और कुछ चीज़ें हैं तो आने वाले दिनों में वो सब हो भी रही हैं। और पिछले आप 2017 से लेकर के अभी तक आप देखे होंगे तो आपको ग्राउंड लेवल पे दिख रहा होगा कि पिछले दिनों में, मैं अधिक नहीं जा रहा हूँ, केवल बसपा और सपा सरकार के जो 10 साल टेन्योर रहे
हमारे भी 10 साल पूरे होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो मुझे लगता है विकास हुई कई गुना अधिक हुआ है। किसानों की सबसे बहुत ही बड़ी समस्या है हमारा पशुओं हमारा पशुओं की व्यवस्था तो की सरकार ने, लेकिन क्या नाकामयाबी रही है कि वो हमारा पशु गौशाला बनने के बावजूद भी आज भी रोडों पे घूम रहे हैं। देखिए, अभी योगी जी का यही आया था कि दूध आप पीते हैं, गाय छोड़ देते हैं, गाली हम लोग खा रहे हैं। इसमें भी मैं जनता को दोषी मानूंगा। हम क्यों आवारा छोड़ते हैं? भाई हम पाले हैं तो उसको घर पे रखें ना। उसको हम आवारा छोड़ेंगे तो सरकार ठीक है गौशाला तो कम से कम कर रही है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। कितने उसमें कहीं ना कहीं हम ही लोग दोषी हैं। और आवारा क्यों छोड़ रहे हैं हम? क्यों नहीं अपने घर में रख रहे हैं? कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं कि अगर वो बछड़ा है या सांड हो गया, गोबर तो देगा। गोबर से निकल के आप ऑर्गेनिक खेती कराइए, कुछ भी करिए, लेकिन आप रोड पे छोड़ दें तो उसे क्या कोई क्या कर लेगा? आप बताइए, कितनी गौशाला कोई बना देगा? सरकारी हॉस्पिटल जो है CHC केंद्र आज भी वो दयनीय व्यवस्था बनी हुई है कि हॉस्पिटल में मरीज़ जाता है, मरीज़ को जो है दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं, डॉक्टर मौके पे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो ये समस्या जो है क्या उच्च अधिकारियों के पास अभी तक पहुंची नहीं है, या फिर पहुंची है तो इसको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? जानकारी में और काफ़ी देखिए, हकीकत ये है कि मैंने कहा पहले कि हम लोग देश में इतने पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं। मेरा खुद का मानना है कि लोकसभा में बहुत सारे बिल पास हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बिल एक ज़रूरी होगा इस देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण का। चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जात का हो, जनसंख्या नियंत्रण जब तक नहीं होगा तब तक पॉपुलेशन बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आज के देख लिए कि कितने पे कितने डॉक्टर हैं। प्लस सरकारी में क्या है, प्राइवेटेशन काफ़ी नर्सिंग होम हो गए। सरकारी में कोई नौकरी नहीं करना चाहता है, जबकि सरकार बार बार भर्ती निकाल रही है, कर भी रही है। तो ये सब चीज़ें की वजह से ये तुरंत एक दिन में हल होने वाला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो है, डॉक्टरों की कमी है और पूरे देश में कमी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अधिक पैसा उनको मिल रहा है। तो सरकारी में कोई आना नहीं चाहता है। तभी सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है और समय समय पर काफ़ी डॉक्टरों की भर्ती भी चल रही है। जी, भर्तियाँ तो काफ़ी वैकेंसी निकल रही हैं, परीक्षाएं भी हो रही हैं, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। हमारा जो है बेरोजगार युवा जो है पेपर दे के आता है और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये सरकार की नाकामयाबी है या फिर कि विपक्ष के द्वारा ये सब करवाया जा रहा है? विपक्ष को नहीं कराया जा रहा, ना सरकार की नाकामी है। सबसे बड़ी लोभ एक ऐसी चीज़ है कि जो भी घूस लेते हैं, इस तरह गलत काम करें, वो भी हमारे आपके परिवार के ही हैं। तो उसमें सरकार समय समय पर रोक लगती है, लेकिन वही कितना बड़ा साम्राज्य है, कहीं ना कहीं सिस्टम में तो फॉल्ट हुआ ही है। जो नीट वाला हुआ है उसी को मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे जांच भी हुई, लोगों को जेल भी गए लोग। आने वाले 2027 के चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी आप पे भरोसा जताती है और आपको टिकट मिलता है, तो पलिया विधानसभा के लिए सबसे 3 प्रमुख जो है सुविधाएं आप क्या करेंगे जिससे हमारी पलिया क्षेत्र की जनता को जो है ऊंचाई? सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जैसे संपूर्ण नगर नीचे ले लीजिए तो डिग्री कॉलेजों की ज़रूरत है। डिग्री कॉलेज अभी भी नहीं है। आप पलिया के बाद अब नीचे उतर जाइए संपूर्ण नगर एरिया में तो कहीं ना एक डिग्री कॉलेज की वहाँ सकता है। और शिक्षा का यहाँ पे क्या है, और कई मुद्दे हैं यहाँ पे, जैसे रोजगार पे आ जाइए। यहाँ पलिया में ही ऐसे ऐसे पैसे वाले हैं जो बाहर जाके सेटल हो गए। यहाँ उनको मैं यही निवेदन करूँगा कि जो भी उद्योग हो यहाँ भी लगाएं। यहाँ ज़मीन भी सस्ती है, ऐसा नहीं है, और यहीं पे उद्योग लगाएं तो काफ़ी ये सब चीज़ें रुक सकती है। और कभी मुझे मौका मिला तो मैंने कहा ना कि सरकार के पास धन की कमियां नहीं होती हैं। हम कितना डिमांड करते हैं, हम कितना उसको ले करके दौड़ रहे हैं। और कोई भी आप भी जानते हैं कोई काम एक दिन में नहीं होना है। एक बार प्रस्ताव दे दिए, फिर लखनऊ गए, उसे प्रयास करिए, ऐसा नहीं है। और भी मैं देख रहा हूँ हमारे पूर्वांचल में भी है बहुत सारे, हमारे जानने वाले लोग हैं, तो मैं देखता हूँ वो प्रयास करते हैं। विधायक का मतलब ये नहीं होता है कि घूमे कुछ बांट दिए कुछ दे दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी समस्या चीज़ होती है कि ग्राउंड लेवल पे जनता दरबार हम अपने घर पे क्यों लगाएंगे? जनता दरबार कम से कम इतनी बड़ी, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ी विधानसभा है। हमको सेक्टर वाइज, ये संपूर्ण नगर महीने में एक बार बैठ गए, चंदन चौकी बैठ गए, बाकीगंज बैठ गए, संसारपुर बैठ गए, भीरा बैठ गए, पलिया बैठ गए, ताकि जनता को न दौड़ना पड़े। क्योंकि हमारे पास संसाधन है, हम सक्षम हैं,
तो मुझे अवेलेबल होना है नीचे जा कर के, ना कि उनको बुलाना है कि वो बेचारे आए, गरीब आदमी कहाँ से पेट्रोल भराएगा, कहाँ से हमारे पास आएगा। तो ये सब चीज़ें चेंज करने काफ़ी स्थितियाँ सुधर सकती हैं। यदि किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी से अन्य टिकट के दावेदार होंगे, संभावित प्रत्याशी होंगे, आप उनका किस प्रकार से समर्थन करेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? नहीं लड़ूंगा। मैं फिर बता दूं, मैं पहले भी कहा, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं और दिल दिमाग सोच में हमारे भारतीय जनता पार्टी और संघ है। मौका जिसको भी देगी उसके साथ मैं खड़ा रहूँगा और उसको जिताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बननी है, इसलिए उन्हें पूरे तरह से सहयोग करूँगा, तन मन धन से। जनता लगातार आरोप लगाती है कि नेता जो है चुनाव के समय पर गांव-गांव जाते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में वो जनता को भूल जाते हैं और जो है गांव में ना जा कर के वो जो है लोगों की, जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? आप देखेंगे बहुत लोग हैं, विपक्ष में भी आज ये प्रमोद तिवारी और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो 8-8, 7-7, 10-10 बार से जीत रहे हैं सरकार में न होते हुए भी, क्योंकि जनता के बीच रहते हैं। तो जो इस तरह कार्य करते हैं वो खुद ही अगली बार जनता उठा करके बाहर कर देती है। यदि आप विधायक बनते हैं पलिया विधानसभा से, तो रोजगार, युवाओं के रोजगार और पलायन को रोकने के लिए आपकी क्या क्या सुविधाएं होंगी? कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो भी यहाँ के व्यवसायी हैं, जो बड़े व्यवसायी हैं, उनके साथ बैठक करके सरकार की अपनी जो योजनाएं उसको भी लाने की कोशिश करूँगा और व्यवसायियों से व्यक्तिगत रूप से मिल करके उनके जो भी यहाँ पे उद्योग लगाने लायक है, उसमें जो भी शासन प्रशासन से जो भी सहयोग हमारे लायक होगा, उनके साथ कदम से कदम मिला करके मैं एक भरोसा दिलवाऊंगा। जिसे आप इन्वेस्टर चल रहे हैं, देख रहे हैं मोदी जी बाहर भी गए हैं, इन्वेस्ट करो इंडिया में, योगी जी अपना यूपी में इन्वेस्ट करा रहे हैं। तो मेरा भी दायित्व है, एज विधायक अगर कभी बना तो मेरा भी दायित्व होगा कि मैं भी अपने पलिया विधानसभा में इन्वेस्ट कराऊं, चाहे बाहर का हो चाहे पलिया के लोग हों, उनको जो भी एक सुविधा यहाँ हो वहाँ मैं हर तरह से उनके साथ खड़ा होकर के जो भी सरकारी अड़चनें आएंगी उसको दूर करके उसको बैठाने का कार्य कोशिश करूँगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा गरीब जनता को सताया जा रहा है, पैसे लेकर के उनको आवास मुहैया कराया जा रहा है। यदि आप विधायक बनते हैं तो उन अधिकारियों के ऊपर क्या एक्शन लेंगे? उसमें अधिकारी ही नहीं है, केवल सिर्फ आप बता दें निचले स्तर से लेकर के, चाहे वो गांव में पंचायत मित्र हो, चाहे प्रधान हो, चाहे ऊपर आप आज ये ब्लॉक स्तर हो, चाहे उसमें एक लोग नहीं, सब लोग मिले हैं। इसमें इसका सबसे बड़ा कारण मेरी अपनी जो सोच है, जब हम 500 रुपया ले करके वोट दे रहे हैं तो जब आवास देगा तो आपसे भी वसूलेगा, क्योंकि अगर 10-20 लाख रुपया कोई प्रधान खर्चा कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप ही से वसूलेगा। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम जब भी वोट दें पैसे पर ना दें, अपने विवेक पर दें, जो भी सही हो उस पर हम अगर वोट देना जिस दिन शुरू करेंगे तो मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम खुद ही जब 500 रुपया ले करके दे रहे हैं तो आपको मुझे मालूम है 35,000 रुपये लोग लेते हैं, बहुत 100% नहीं, बहुत लोग लेते हैं। तो लेते हैं तो उसका कारण भी है कि हमने 500 रुपया लिया है प्रधानी में वोट देते वक्त, तो वो वसूल कर रहे हैं ब्याज के साथ आपसे। इसके लिए तो जनता है, मैं तो कहूँगा कि जब तक हम खुद नहीं ईमानदार होंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। जनता को मतदान करते समय क्या चीज़ें सोचकर मतदान करना चाहिए, कि किसी पार्टी के बारे में सोचकर या फिर अपना क्षेत्रीय नेता होने के बारे में सोचकर या फिर जो विकास की ओर विधानसभा को ले जा सके उसके बारे में सोचकर मतदान करना चाहिए? देखिए, एक चपरासी की नौकरी हो या IAS की नौकरी हो, कई मानक पे उसको टेस्ट किया जाता है, एग्जाम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दुर्भाग्य रहा अब जो भी विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मेरा खुद का मानना है पार्टी से भी हटके अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है उसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो विकास करा ले जाएगा, शासन प्रशासन में दौड़ लेगा, वो खुद में सक्षम है कि नहीं आपके साथ खड़ा होने। जब विधायक खुद ही एक भिखमंगा होगा तो आपके साथ क्या घूमेगा? तो कहीं ना कहीं ये जनता को देखना है कि व्यक्ति कैसा है। पहला व्यक्ति दूसरे पार्टी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आज की जो राजनीतिक माहौल आप देख रहे हैं, पार्टियों पे सारी चीज़ें हो रही हैं, अच्छे जो चुनाव लड़ते हैं वो हार जाते हैं, पिछले कई बारों से आप देखते आ रहे होंगे। तो मेरा अपना मानना है कि व्यक्ति को पहले देखना चाहिए कि ये विधायक हमारे लायक है कि नहीं। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से पलिया विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आपके विज़न को सुन करके और वो अपना मन को संतुष्ट करके मतदान करते समय ध्यान रखे कि क्या विज़न लेके चलना है?
देखिए, कोई भी नेता हो, चाहे मैं भी विधायक बन जाऊं, कोई किसी को कुछ नहीं देता है, सब अपनी देखते हैं। जनता से इतना ही कहूँगा कि आप वैसे ही आदमी को चुनिए जो आपकी बेसिक समस्याएं हैं। कोई आपको भोजन नहीं करा देगा, ना कोई फ्री में कुछ कर देगा। बेसिक समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार। इस पे अगर आपको लगता है कि जो सामने वाला चुनाव लड़ रहा है, चाहे कोई भी हो, हम हो और कोई भी हो, अगर वो इस लायक है, उस समस्याओं को लेकर के ऊपर दौड़े, आपका निराकरण कराए, तब आप उसको चुनें। आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे गजेंद्र सिंह जी, और हमारे सभी सवालों के जवाब दिया, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा दर्शकों। अब यह भाजपा टिकट की दावेदारी कर रहे हैं गजेंद्र सिंह के साथ बातचीत हुई है, और अब फैसला भाजपा नेतृत्व पे है और जनता के हाथों में है। तो ऐसी ही निष्पक्ष और सटीक खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ मनसाराम चौहान।